चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि फ़िज़िकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फ़िज़िकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। और केमिकल चेंज में एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, लेकिन फिज़िकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ओके, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? जहाँ जहाँ पर केमिकल चेंज होगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगी। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पर। अब इस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट होती है और एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करती है वो एक नए प्रॉपर्टीज के साथ। उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमारी डेली लाइफ के केमिकल रिएक्शंस के। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। When milk is left at room temperature during summers, गर्मियों के दिन में यानी कि समर्स डे में जब हम मिल्क को ऐसे ही छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि आयरन का तवा या फिर पैन, जो भी हो आयरन की चीज़ें, अगर वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही हम उसे छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाता है और उससे अल्कोहल बनाया जाता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस होती है। जब हम खाने को पकाते हैं तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो गई। जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में तो क्या वो डाइजेस्ट किया हुआ फूड दोबारा फूड में बदल सकता है क्या? नहीं ना। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस हुई। हम सांस लेते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस होती है। सो नाउ वी विल स्टडी एक्टिविटी 1.1। ओ सॉरी, ग्रेप से वाइन बनाई जाती है, अल्कोहल नहीं। सो एक्टिविटी 1.1 यहाँ पर दी हुई है। हमें एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन को लेना है, जो 3 to 4 सेंटीमीटर की एक रिबन को लेना है और उसे सैंड पेपर से रब करेंगे। फिर हमें उसे बर्नर से जलाना है उस मैग्नीशियम रिबन को लेकर, हाथ में नहीं, टोंग से लेकर उसके बाद हमें उसे जलाना है। यहाँ पर दी हुई है पिक्चर टोंग की, जैसे हम टोंग बोलते हैं, जिससे इन्होंने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है, ये वाला। और ये होता है वॉच ग्लास, जो कि शीशे का बना होता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर के कांटेक्ट में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो होता है वाइट कलर का पाउडर। हमने सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को इसलिए रब किया था क्योंकि वो पहले से ही मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो हमें तो सिर्फ मैग्नीशियम रिबन चाहिए, तो इसीलिए हम पहले उसे सैंड पेपर से रब करते हैं, उसके बाद हम इस एक्टिविटी को करते हैं। और इस एक्टिविटी में टीचर्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई ग्लासेस भी पहनना चाहिए। एक्टिविटी 1.2 ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, और अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.2 में हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेना है, और इसके अंदर हमें पोटेशियम आयोडाइड को सॉल्यूशन को ऐड करना है, और आपने उससे क्या ऑब्जर्व किया, कुछ चेंज आया कि नहीं, उसे ऑब्जर्व करना है। So let's start activity 1.3. Activity 1.3 में हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क मीन्स इसे हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क लेना है, या फिर हमें कोई टेस्ट ट्यूब लेना है, और उसके अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, और इसमें हमें जिंक ग्रैन्यूल्स को डालना है। पहले हमें जिंक ग्रैन्यूल्स को डालना है, फिर उसके बाद हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें ऐड करना है। उसके बाद आप उसमें देखोगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होता है, अगर उसके स्टेट में चेंज आता है, जैसे कि वो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, गैस से सॉलिड में चेंज हो गया, तो इसे हम बोलेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, उसके कलर में कोई चेंज आता है, जैसे रेड से येलो में चेंज हो गया, या फिर येलो से रेड में चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का प्रोड्यूस होना, उसे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, तो और एक और आ जाएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो मिक्स नहीं होता। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो रह जाता है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रह जाता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी ऐड कर लेना, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। Now we will study about chemical equations. What is chemical equations? किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं, अगर हम उनके सिंबल्स और फॉर्मूले से उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस मेथड को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ वर्ड इक्वेशन। इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, जो वर्ड्स में लिखे होती हैं ऐसे। और ये जो राइट हैंड साइड वाला होता है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है ये वाला, इसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ओके। और जो रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, इनके बीच में प्लस का साइन होता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड में, उनके बीच में भी प्लस का साइन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते तो उनके बीच में प्लस का साइन होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है उनके बीच में प्लस का साइन है। और ये जो एरो होता है, एरो, ये एरो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ऊपर वाली हमारी वर्ड इक्वेशन थी और ये वाली हमारी और ये जो रिएक्शन है इसमें सिंबल्स का यूज़ करके इसे और भी ज़्यादा छोटा बना दिया गया है, कंसाइज बना दिया गया है। और ये वाली जो रिएक्शन है Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है एक प्रोडक्ट को जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाली हमारी फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी थी उसका इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर। और ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। आगे हम देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है? तो अनबैलेंस इक्वेशन वो होती है अगर इक्वेशन की दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर उनका मास इक्वल नहीं है, अगर उनमें एटम्स इक्वल नहीं हैं तो वो एक अनबैलेंस इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन एक अनबैलेंस इक्वेशन है और अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें Mg के कितने एटम्स हैं? Mg कितना है? 1। और राइट हैंड साइड में Mg 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन, क्योंकि Mg तो सेम है दोनों तरफ इक्वेशन के, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग है। मीन्स कि उनका मास सेम नहीं है। एक तरफ 2 है एटम्स और एक तरफ ओनली 1 ऑक्सीजन का एटम ओनली 1 है। तो ये हमारी एक अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। अब आते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में ना ही मास को बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके। और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। ओके, सॉरी। एंड नाउ बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? अगर किसी भी इक्वेशन की दोनों तरफ एटम्स इक्वल है, मास उनका इक्वल है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, तो हम उनको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ जिंक लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ भी ओनली 1 है। और SO4 यानी कि सल्फर, यहाँ पर सल्फर 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। H2 यानी कि हाइड्रोजन भी सेम है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। यहाँ पर आपको टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है और हमें इसे बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। ओके, सो स्टेप 1 में पहले तो हमने इसमें बोला कि एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके का। उसके बाद हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है लाइक दिस।
एक तरफ एलिमेंट लिखना है, एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी नंबर ऑफ एटम्स लिखनी है, और एक तरफ हमें लिखना है प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स। जैसे यहाँ पर पहले तो एलिमेंट्स देख लेते हैं कि कितने हैं। तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आयरन H और O है। ओके, और आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, तो Fe कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में 1 है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। हाइड्रोजन कितना है? और रिएक्टेंट्स में 2 है और प्रोडक्ट्स में कितना है? हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 है और लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 4 है। 4 है ऑक्सीजन। और आप देख सकते हो कि हमारे इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हमारा ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूँ कि इनके जो एटम्स होते हैं, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, तो इनके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। जो भी करना होता है हम कोएफिशिएंट में करते हैं, मीन्स यहाँ पर। ठीक है, हमने चूज कर लिया Fe3O4 को। ओके, क्योंकि इस कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। कैसे? 4 है ऑक्सीजन के पास और आयरन के पास 3 है। 4 + 3 7 और 7 है, तो ये सबसे ज़्यादा है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। क्योंकि देखो H2O, O है यहाँ पर 1, H2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, 1 + 2 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। तो कौन सा कंपाउंड या फिर एलिमेंट सबसे ज़्यादा है? नंबर ऑफ एटम्स किसके सबसे ज़्यादा है? ऑफ कोर्स इस वाले के होंगे, क्योंकि उसके पास 7 है एटम्स, सबको मिला के, इनको मिला के, है ना। तो अब क्या करेंगे हमें ऑक्सीजन को इक्वल करना है और आयरन को इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में 4 और रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 है। जब हम 1 को